धैर्य शक्ति है। धैर्य क्रियाशीलता का अभाव नहीं है, बल्कि ये उचित कार्य के सही समय पर सही ढंग से किए जाने की प्रतीक्षा मात्र है। धैर्य बनाए रखेंगे तो मुश्किलों को जल्दी ही दूर किया जा सकता है। ये गुण इंसान को ताकतवर बनाता है, इसीलिए धैर्यवान बने। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर। आज श्रीनगर के हेमवती बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। बद्रीनाथ धाम का भी करेंगी दर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान की यात्रा पर। आज अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में होंगे शामिल। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। छत्तीसगढ़ में 71% और मिजोरम में 77% से अधिक हुआ मतदान। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां आज। दामोह, गुना और मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में कहा, दलित, वंचित, जनजातीय और गरीब लोग हैं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी। और डीप फेक वीडियो मामले में सरकार का कड़ा एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी की एडवाइजरी। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटानी होगी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने कल उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना के बाद से ये कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 11,000 एकड़ क्षेत्र में फैला ये विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाना कृषि विकास के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि विश्वविद्यालय विभिन्न जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की सहायता कर रहा है। देवियों और स्वजनों, कृषि क्षेत्रों में किए जा रहे शोध को किसानों तक पहुंचाना और उससे कृषि में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना कृषि विकास के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालय पिछले 6 दशकों से निरंतर ये कार्य कर रहा है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। विभिन्न क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सहायता प्रदान की जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में विश्वविद्यालय के ये प्रयास प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। दोपहर में वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जाएंगी, जहां वो विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति छात्रों को संबोधित भी करेंगी और उनका मार्गदर्शन करेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर रघुवर दास ने उपराष्ट्रपति को भगवान गणेश की प्रतिमा और गुलदस्ता सौंपा। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रघुवर दास साल 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।
उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वो अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं मिजोरम और छत्तीसगढ़ में हुए मतदान की। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में 71% और मिजोरम में 77% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पहले चरण के दौरान राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 71% मतदान दर्ज किया गया। 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। वहीं मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मिजोरम में 77% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मिजोरम में 8,57,000 से ज्यादा मतदाता हैं। राज्य भर में 1,276 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और पिछड़े वर्गों को केवल भाजपा शासन में ही न्याय मिल पाएगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में पिछड़ा वर्ग आत्मगौरव सभा में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित, वंचित, जनजातीय और गरीब लोग केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की आलोचना की और आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियां पिछड़े वर्गों के हितों की उपेक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटा जाएगा। भ्रष्टाचार की जांच होगी और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें काला धन वापस करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भाजपा 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर चल रही है। यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेक्षा की। तेलंगाना में इतनी बड़ी ओबीसी, एससी, एसटी आबादी है, लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर बीआरएस ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने परिवार में ही लगा रहा। यहां तो बीआरएस की 2 टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है। एक कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और दामोह, गुना और मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सोशल मीडिया की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल फेक फोटो और वीडियो को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। केंद्र सरकार ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से आईटी नियमों के तहत शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर गलत सूचनाओं यानी फेक न्यूज़, फेक फोटो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार हो रहे डीप फेक के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को ऐसी सामग्री की तत्काल पहचान करने की एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। नियमों, विनियमों और उपयोगकर्ता समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली सामग्री रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर हटा दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में सोशल मीडिया साइट्स को आईटी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई कर गलत सामग्री या सूचना तक पहुंच को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। मलेशिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा, व्यापार और वित्त सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर के साथ मुलाकात की और छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, आसियान और पश्चिम एशिया सहित अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मलेशिया के विदेश मंत्री रविवार देर रात नई दिल्ली पहुंचे थे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। भारतीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कादिर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने भारत के दौरे पर आए हैं। कादिर की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा महत्वपूर्ण राजनयिक महत्व रखती है। ये यात्रा भारत और मलेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों की मेजबानी की। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी की तरह यह अत्याधुनिक सम्मेलन और एक्सपो सेंटर राष्ट्र की क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक बेहतरीन स्थल होगा। G20 के संदर्भ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या किया, आइए जानते हैं एक वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्ण आयोजन कर विश्व को खुद के सामर्थ्य से रूबरू कराया और समृद्ध भारत की एक अनूठी तस्वीर पेश की है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन स्थल पर एक संस्कृति गलियारा है जो वैश्विक विरासतों का संगम है। संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय को प्रदर्शित करता है जो G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत के प्रतिनिधित्व के साथ ही उसका जश्न भी मना रहा है।
इसमें G20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों की प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं G20 डिजिटल संग्रहालय की कुछ खूबसूरत झलकियां। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। भारत ने मंगलवार को सफलतापूर्वक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। मिसाइल सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च की गई। इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग उपकरणों की एक बैटरी ने समुद्र तट के साथ इसके प्रक्षेप पथ की निगरानी की। प्रलय मिसाइल की रेंज 350 से 500 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय मिसाइल LAC और LOC पर तैनाती के लिए विकसित की गई है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन डोंगफेंग 12 और रूस की इस्कैंडर मिसाइलों की तुलना भारत की प्रलय मिसाइल से हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने इस्कैंडर मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास भी इस रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। आर्मी एविएशन 2027 से चीता चेतक हेलीकॉप्टरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रहा है। सेना 2027 से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के अपने पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार कर रही है और पट्टे के विकल्प की खोज के अलावा प्रतिस्थापन के रूप में हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टरों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है। आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि आर्मी एविएशन कोर वर्तमान में लगभग 190 चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रहा है, जबकि सेना को लगभग 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH मिलेंगे। वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के विकल्प के बारे में विचार कर रही है। अब बात करते हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन की। इसरो के सौर मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे की तस्वीर ली। इसरो द्वारा अपने पहले सौर मिशन के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL-1OS ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे को कैप्चर किया। इसरो ने मंगलवार को अपने अपडेट में कहा कि आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने लगभग 29 अक्टूबर से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR गैस चैम्बर बना हुआ है। हवा की खराब गुणवत्ता ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 से भी ऊपर है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI लगातार 500 के आसपास बना हुआ है।
दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैले वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को इस मसले पर चली लंबी सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। पराली को जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। उन्होंने कहा कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं है और इसे तुरंत ही रोकना होगा। बेंच ने पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वे अदालत के आदेश का पालन करवाएं। यही नहीं, बेंच ने व्यवस्था दी है कि पराली जलने पर रोक की जिम्मेदारी स्थानीय एसएचओ की होगी। उन्हें ये काम करना होगा और पूरे मामले की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए आज यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत अन्य राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में राज्यों के साथ मीटिंग की जाए। मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। अब बात करते हैं विश्व कप 2023 की। मंगलवार को विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को रौंद दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में पांच विकेट पर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 129 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट सिर्फ 91 रनों पर गंवा दिए, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की धमाकेदार बल्लेबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई गेंदबाज नहीं चला और कप्तान पेट कमिंस और मैक्सवेल के बीच 8 विकेट के लिए 202 रनों की नाबाद साझेदारी देखने को मिली। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 21 चौकों और 10 छक्कों के साथ नाबाद 201 रन बनाए। ये किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा विश्व कप में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले भी मैक्सवेल एक और विश्व रिकॉर्ड इस विश्व कप में बना चुके हैं, जब उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने 40 बॉल में अपना शतक पूरा किया था। कल हुए मैच में ग्लेन मैक्सवेल की धमाकेदार और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया भारत, दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरी टीम बन गया है जिसने इस विश्व कप के सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच पुणे में 2 बजे से खेला जाएगा। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और यही काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है।
यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। आजकल पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। त्योहारों की इस उमंग और खुशी के दौरान हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन को देश भर में प्रचारित किया है। देश भर से प्रधानमंत्री की इस मुहिम को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी दिशा में अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी इस दिवाली पर स्थानीय उत्पादों को चुनकर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो साझा किया और लोगों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस प्रेरक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सादर प्रणाम। इस दीप की कहानी ये है कि ये उर्मिला काकी के खेत की मिट्टी से बना है। रघुनाथ कुंभार ने बनाया, जहां से शोभा मौसी ने खरीदा और ये मैं उनसे लिया। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली।